अचानक से नेपाल की जनता सड़कों पर उतरती है क्योंकि सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया जाता है। सिर्फ एक नहीं बल्कि 26 सोशल मीडिया पर बैन। फिर क्या था? यहाँ के लोग सरकार पर हावी होते हैं, संसद में आग लगा दी जाती है, कई जगह आगजनी की जाती है और कई सरकारी भवन फूंक दिए जाते हैं और आंदोलन का नाम दिया जाता है जेन जी आंदोलन। और अगले ही दिन प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देते हैं और फिर देश छोड़कर उन्हें जाना पड़ता है। वहां की जनता अपना लीडर खुद चुन लेती है, जो किसी पार्टी से ना हो वैसा लीडर। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अक्षया पाठक। जो मैंने अभी आपको बताया कि सब कुछ नेपाल में हाल फिलहाल में हुआ है। बगावत की बू अब भारत तक आ गई है। नेपाल में हुई बगावत सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि जनक्रांति, न्यायपालिका की साख और युवा पीढ़ी की उम्मीदों का मिला जुला संघर्ष है। चलिए आपको बताती हूँ कि कैसे जेनजी ने नेपाल की सत्ता हिला दी और सुशीला कार्की ने कैसे नाम कमाया और सुशीला का आना और केपी का जाना भारत के लिए राहत है या आफत। कुछ हफ्ते पहले नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की। इस कदम ने युवा पीढ़ी में भारी आक्रोश पैदा कर दिया, खासकर उन लोगों में जो सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठाते हैं। एक तरीके से ये वहां का सोर्स ऑफ इनकम भी है। ये प्रदर्शन भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता, बेरोजगारी जैसे व्यापक मुद्दों से जुड़े हुए थे। पुलिस ने विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस, रबर गन्स और अन्य तरह के बल प्रयोग किए। इस जहरीले माहौल में कम से कम 19 लोग मारे गए, 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। प्रदर्शन और बढ़ गया, सरकार पर जनता का दबाव बढ़ा और आखिरकार केपी शर्मा ओली, जो वहां के प्रधानमंत्री थे, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। फिर नाम आया सुशीला कार्की का। तो चलिए सुशीला कार्की के बारे में भी आपको बेसिक चीजें बता देते हैं। सुशीला कार्की का जन्म विराटनगर के मोरांग जिले में हुआ। उन्होंने महेंद्र मोरांग कॉलेज से बीए किया और फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया, इसीलिए बीएचयू का नाम ज्यादा अभी लाइमलाइट में आया। बाद में उन्होंने त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री भी हासिल की। अब पेशे से सुशीला न्यायपालिका से जुड़ी हुई हैं। भ्रष्टाचार और उनके खिलाफ फैसलों, न्याय की रक्षा, निष्पक्ष निर्णय लेने की उनकी छवि है। सुशीला कार्की को अब चुना कैसे गया, ये एक बड़ा सवाल है। तो दरअसल विरोध आंदोलन ने सुझाव दिए कि अंतरिम सरकार में ऐसे व्यक्ति को होना चाहिए जो राजनीतिक दलों से बहुत ज्यादा जुड़े ना हो, निष्पक्ष हो और जनता को उन पर भरोसा हो। अब सुशीला इन मानदंड पर खड़ी उतरती हुई दिखाई दी। अब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने वोटिंग विधि के फैसले में अच्छी हिस्सेदारी भी पाई, बालेन शाह जैसे अन्य उम्मीदवारों से आगे रहकर। अब सवाल ये भी है कि केपी के जाने से और सुशीला के आने से भारत के लिए क्या होगा। अलग अलग रिपोर्ट्स की माने तो नेपाल की भारत के साथ संवाद की गुंजाइश बढ़ जाएगी, क्योंकि सुशीला ने सकारात्मक रवैया दिखाया है और कहा है कि भारत उनके करीब है। किसी भी दो देशों के बीच का संबंध सत्ता पर काबिज नेताओं की सोच से तय होता है। इतिहास इस बात का साक्षी रहा है। ताजा उदाहरण बांग्लादेश का ही है। शेख हसीना वहां की पीएम थी तो भारत और बांग्लादेश के संबंध मजबूत थे, लेकिन यूनुस के आने के बाद इसमें गिरावट आ गई। हिंदुओं पर हमले शुरू हो गए। हालांकि नेपाल की स्थिति में इसके विपरीत भी हो सकता है। ओली भारत विरोधी थे। भारत और नेपाल के संबंध बिगाड़ने के लिए उन्होंने वो सारे काम किए, लेकिन अब हालात शायद बदल जाएंगे। कार्की का बैकग्राउंड और उनका हालिया बयान इसी तरफ इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सुशीला कार्की को भारत में बिताए दिन आज भी याद हैं। उन्होंने बुधवार को ये कहा कि मुझे आज भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के शिक्षक याद हैं और वहां के दोस्त भी याद हैं। सुशीला कार्की भारत और नेपाल के संबंधों को लेकर सकारात्मक भी हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में मेरी राय अच्छी है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हम कई दिनों से भारत के संपर्क में नहीं हैं। हम इस बारे में बात भी करेंगे। जब कोई अंतर्राष्ट्रीय मामला होता है तो दो देशों के बीच का होता है, तो कुछ लोग मिलकर बैठकर नीति बनाते हैं। हमारे बीच बहुत सद्भावना और प्रेम है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो भारतीय नेताओं से बहुत प्रभावित भी हैं। हम उन्हें अपना भाई बहन मानते हैं और सुशीला खुद भारत को अपने करीब मानती हैं और खुद को भारत के करीब मानती हैं। लेकिन इन सबके बीच भारत के लिए कुछ चुनौतियां भी हैं, क्योंकि नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता अभी भी बनी हुई है। अंतरिम सरकार कैसे बनेगी, विपक्ष कितना समर्थन करेगा, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। सीमा विवाद और पुराने विवादित मुद्दे जैसे कि
लिपुलेख, काला पानी, लिंधियापुरा, अगर इन पर फिर से राजनीति की जाती है तो तनाव बढ़ सकता है। सामाजिक हिंसा, सार्वजनिक हिंसा, अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। भारत से व्यापार और लोग जो आवाजाही करते हैं वो भी प्रभावित हो सकता है। काठमांडू में भी जो हो रहा है उस पर भारत नजर बनाए हुए है। नेपाल हिंदुस्तान से 1750 किलोमीटर बॉर्डर साझा भी करता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से उसकी सीमा लगती है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के हालात को लेकर एक्स पर पोस्ट किया था। नेपाल में अशांति का प्रभाव भारत में बसे नेपाली समुदाय पर भी पड़ रहा है। खैर, नेपाल की राजनीति में इस बदलाव में ये साफ झलक है कि जनता, विशेषकर युवा जिन्हें जेनजी कहा जा रहा है, अब सिर्फ वोट नहीं चाहते, वो चाहते हैं न्याय, पारदर्शिता, जवाबदेही। भारत नेपाल संबंधों में अगर सुशीला काम करें तो समान हितों से, संवाद और भरोसे से तो ये वास्तव में राहत हो सकती है। लेकिन अगर पुराने विवाद फिर से स्कोर कार्ड बने या राजनीति सिर्फ चुनावी बयानबाजी बन जाए तो ये भारत के लिए आफत भी हो सकती है। ये थी पूरी कहानी। अब लूंगी आपसे इजाजत। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।